हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे मेडिकल स्टडी क्लासेस पर। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब के साथ और अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है। तो चलिए, तो आज का सेशन जैसा कि पता है कि आप लोग हम एमएसएन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका 2 क्लास हो चुका है इंट्रोडक्शन का, और आज तीसरा क्लास हो रहा है। आज ये थ्योरी जो थ्योरिटिकल है, मतलब जैसे कहानी टाइप का, ये आज खत्म हो जाएगा। कल से हम पूरी चैप्टर अच्छे से हम पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज कल से हम लोग पढ़ेंगे, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे एमएसएन में। तो आज जो है तो ये कहानी खत्म हो जाएगा। कहानी ये था कि जब क्लास जब सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में बताया कि सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आया, क्यों है आया, इसका क्या स्कोप है, ये सब हम पढ़ाए थे। 1 मिनट। तो हम अभी कहानी पढ़ रहे थे, तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे जो नया टॉपिक इन्फ्लामेशन, आप लोग को स्टार्ट करेंगे, इन्फ्लामेशन स्टार्ट करेंगे जी। तो चलिए, आज हम कहानी को खत्म कर देते हैं पढ़ के। ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए हम 2 क्लास दे दिए, 3 क्लास दे दिया आपको। तो चलिए, हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक मोटिवेशनल लाइन सुना देता हूँ, तो सुनिएगा। न हार का डर है, न हार का डर है, न जीत का घमंड है। न हार का डर है और ना ही जीत का घमंड है, बस सीखते रहना है, यही है असली प्रबंध। बस सीखते रहना है जीवन में, बस यही हमारा प्रबंध है। जो मेहनत को साथी बना लेता, जो मेहनत को साथी बना लेता, हर मंजिल का ताज वो पा लेता। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए, अपने ड्रीम को, सपने को हासिल कीजिए और अच्छे जीवन जिएगा। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा आईसीडी। आईसीडी क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज लिख दिए हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमको अधिकतर डिजीजेज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि डिजीजेज क्या है। तो डिजीज बीमारी क्या है, आप लोग को हम आपको बताया कि हम जो है ना बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। यानी कि हमको ये होना चाहिए कि ना आपको पता है ना हमको कुछ पता, हमको भी कुछ पता नहीं है, आपको भी नहीं पता। इस लेवल से हम पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। तो डिजीज क्या है, बीमारी क्या है? तो मान लीजिए आप कभी अभी आप क्लास देख रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं आपको डिजीज का। आप क्लास देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पे, आप देख रहे हैं अचानक आपके शरीर में मतलब सर दुखने लगेगा, बॉडी पेन होने लगेगा, तो आपका फेशियल एक्सपीरियंस, आपका बॉडी का एक्सपीरियंस जो है चेंज हो जाएगा। ओ यार, शायरी सा हो जाइएगा आप और कहेगा, मन कहेगा, आप ब्रेन कहेगा आप थोड़ा सो लेते हैं, मां दर्द कर रहा है। तो क्या हुआ, आपके अंदर एक सिम्टम दिखने लगा। किस चीज का? कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बॉडी आलस आ रही है, तो आप क्या करते हैं? सोने जाते हैं। तो क्या उसने देखा, जो आपका बॉडी का नॉर्मल फंक्शन था, आप जो पढ़ाई कर रहे थे, लेक्चर देख रहे थे, उस समय आपको ऑटोमेटिक क्या हुआ कि ऑटोमेटिक भी हो सकता है, चाहे धीरे धीरे भी बीमारी आते रहता है। तो आपके अंदर क्या हुआ कि सर दर्द करने के बाद आपका बॉडी रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के बाद आप मन किया सो जाने के लिए। तो आपके अंदर क्या हुआ, जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा था आपका बॉडी, वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। जो नॉर्मल आपका बॉडी फंक्शन कर रहा है, जो आप लोग लेक्चर देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी टाइम आपके शरीर में एक साइन एंड सिम्टम दिखने लगा। साइन एंड सिम्टम ये था कि आपको सर दर्द करने लगा, बॉडी पेन होने लगा, मन थोड़ा रिलैक्स हो गया, बॉडी शांत हो गया। तो आपको या नॉर्मल फंक्शन से आपके बॉडी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। नॉर्मल फंक्शन से डिस्टर्ब हो गया, तो उसी को कहते हैं हम डिजीजेज। डिजीजेज में क्या होता है कि हमको साइन एंड सिम्टम दिखता है। साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है जब हमारा बॉडी डिजीज
जब हमारा बॉडी का ऑर्गेन जो है सो एबनॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है हमारे बॉडी के ऑर्गेन को, तो क्या दिखता है हमारे बॉडी में? साइन एंड सिम्टम्स दिखता है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है? साइन आर द ऑब्जेक्टिव एविडेंस, मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस है। साइन क्या है? एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस है जिसको हम किसी पेशेंट को हम देख के बता सकते हैं, या उसको मेजर करके बता सकते हैं, या फिर उसको जांच करके बता सकते हैं कि आपके अंदर ये डिजीज है, ये बीमारी है। तो वो क्या हुआ? साइन हो गया। साइन का क्या मतलब बताया कि आपको हम एब्जॉर्व करेंगे, जो पेशेंट आएगा उसको हम एब्जॉर्व करके, देख करके, या उसको मेजर करके, उसको बीमारी को मेजर करके, या फिर उसको जांच करके हम लोग बता सकते हैं कि उसको ये डिजीज है। जैसे कि आपको पता एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, फीवर हो गया, या स्वेलिंग हो गया, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो साइन क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस है जिसको हम लोग देख करके, जांच करके, मेजर करके बता सकते हैं कि उसको ये साइन है। तो साइन में क्या आ जाएगा? जैसे फीवर हो गया, तो हम क्या करते हैं? उसको थर्मामीटर से मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम उसको बताते हैं कि आपको बुखार है या नहीं है, तो ये साइन में आ जाएगा। और स्वेलिंग में क्या हो गया कि इसको हम मेजर करके बता सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं? देखते हैं स्वेलिंग, वहां पे फूल गया है, रेडनेस हो गया, तो हम क्या समझते हैं? स्वेलिंग हो गया। तो देख करके बता सकते थे, मेजर करके बता रहे थे। ये भी क्या है? मेजर करके बता रहे हैं कि आपको क्या है? ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ गया है। तो हम लोग मेजर करके, और जैसे यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट कराया जाता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं? हम लोग टेस्ट करके, जांच करके बताते हैं कि आपको ब्लड में इंफेक्शन है, चाहे कुछ भी है, तो हम लोग जांच करके, तो ये साइन में आ गया। और सिम्टम्स क्या है? सिम्टम एक सब्जेक्टिव डाटा है, सब्जेक्टिव एविडेंस है। सब्जेक्टिव एविडेंस है। सब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब ये हुआ कि सिम्टम्स आर द सब्जेक्टिव एविडेंस डिजीजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड एंड रिपोर्टेड ओनली बाय द पेशेंट। ये क्या है? इसमें हम लोग न देख के, न फील करके, न जांच करके हम बता सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है। इसमें पेशेंट खुद बताएगा। जैसे आपको बता दें कि अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, या जैसे बताया कि आपको कि सिम्टम्स में सब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब ये हुआ कि हम लोग उसको क्या करते हैं? पेशेंट जो बताता है, हम लोग न देख के, न जांच करके, न फील करके हम बता सकते हैं, न जांच करके, न देख करके हम लोग बता सकते हैं कि उसको क्या हो रहा है पेशेंट को। पेशेंट हमको खुद बता रहा है, वो खुद से खुद हम पूछ रहे हैं तो वो बता रहा है कि, जैसे वो बता रहा है कि हमारे पास हेडेक है, मतलब सर दर्द कर रहा है। तो सर दर्द करने के लिए हम किसी मेजर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी मशीन का उपयोग नहीं कर सकते, ना हम उसको देख करके बता सकते हैं। पेशेंट को खुद फील हो रहा है कि हमारा सर दर्द कर रहा है, तो वो खुद बता रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सब्जेक्टिव डाटा में आ गया। और वीकनेस, किसी को कमजोरी है तो हम लोग ये नहीं बता सकते। उसको अगर चक्कर आ रहा है तो वो खुद बताएगा कि हमको चक्कर आ रहा है। ऐसा हम देख के नहीं बता सकते हैं, और फिर ये मेजर करके नहीं बता सकते हैं। तो ये हो गया। और किसी को पेन हो रहा है, एब्डोमेन, किसी को पेट में अगर दर्द हो रहा है तो वो पेशेंट खुद हमको फील करके बताएगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हम लोग उसको देख करके नहीं बताएंगे। तो ये क्या था? साइन एंड सिम्टम्स था। तो हम लोग डिजीजेस के बारे में बताए, और डिजीजेस के साइन और सिम्टम्स के बारे में। और दो टर्म है, कोई भी डिजीजेस दो टर्म से होता है। दो टर्म क्या होता है? एक्यूट
एक्यूट और क्या होता है, एक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब हो गया कि जैसे कोई भी डिजीजेज 2 या 3 वीक से, तो एक्यूट में आ जाइए। इसमें क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म। कोई बीमारी अगर लंबे समय से है तो वो आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे टाइफाइड फीवर, इसमें जैसे आ जाएगा अस्थमा, अस्थमा आ जाएगा और डायबिटीज आएगा। तो डिजीजेज का दो, हम बताया कि डिजीजेज का 2 लक्षण होता है, साइन एंड सिम्टम से हमको पता चलता है, और उस डिजीजेज का 2 फॉर्म भी है, जैसे एक्यूट एंड क्रोनिक। कोई भी डिजीजेज जो 2-3 वीक से है तो वो क्रोनिक एक्यूट में आ जाएगा। जैसे टाइफाइड, नॉर्मल फीवर तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, और टाइफाइड फीवर होता है तो थोड़ा लंबा 1-2 वीक लगता है, तो 1-2 वीक या 3 वीक तक जो बीमारी है तो वो किसमें आ जाएगा, एक्यूट में आ जाएगा। और इससे जो लंबे समय से 2 महीना 4 महीना साल भर से हो रहा है तो किसमें आ जाएगा, क्रोनिक में आ जाएगा। जैसे अस्थमा, डायबिटीज, ये 10 दिन 15 दिन में कभी ठीक नहीं होता है, और टाइफाइड फीवर तो ये एक्यूट में आ जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, बीमारी का फॉर्म देखा। तो चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी कॉज ऑफ डिजीज। इटियोलॉजी कॉज ऑफ डिजीज। इटियोलॉजी मतलब क्या होगा, इटियोलॉजी मतलब हो गया स्टडी। स्टडी वह ब्रांच जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी कॉज एंड ओरिजिन ऑफ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब हो गया कि कॉज ऑफ डिजीज एंड ओरिजिन, मतलब कि बीमारी किस कारण से हो रहा है और कहां से हो रहा है, तो इटियोलॉजी में हम लोग वो स्टडी करते हैं। तो ये सब एक टर्म टाइप का हो, जैसे हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ाए थे, तो उसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। आप ये सब बहुत यूज होगा हमारे एमएसएन के सब्जेक्ट में। तो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या है, इटियोलॉजी में पहला आता है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट में आ जाएगा पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, वायरस, और क्या है, वायरसेस, और क्या है, पैरासाइट्स। पैरासाइट, पैरासाइट, फंगी, फंगी। तो पहला देखते हैं हम कि बायोलॉजिकल एजेंट से कैसे हम लोग को बीमारी कॉज होता है। तो पहला हम लोग को बायोलॉजिकल एजेंट में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हम लोग के बहुत सारे बीमारी किससे होता है, हम लोग वुमेन के अंदर बैक्टीरिया से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, और बहुत सारे जो डिजीजेज है किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। बहुत सारे डिजीजेज, वायरस, वायरस में आप लोग को बहुत ही फेमस है कोविड-19 कोरोना वायरस, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो वायरस ये भी चेक करता है हमारे बॉडी में डिजीजेज को कॉज करता है। तो ये सब बायोलॉजिकल एजेंट में। पैरासाइट, पैरासाइट भी एक कॉज करता है, जो हमारे बॉडी में बीमारी को कॉज करता है। पैरासाइट जैसे मलेरिया होता है, और वायरस से बताया इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 ये सब वायरस से होता है। तो और फंगी, फंगी जैसे आप लोग देखे होंगे किसी को पूरा
कभी कभी स्किन पे मतलब रिंग वर्क टाइप का हो जाता है तो फंगी लग जाता है, तो फंगी से भी डिजीजेस होता है हमारे बॉडी में। तो देख लिए पहला क्या देखे, पहला बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में हमारा बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, पैरासाइट आ गया और फंगी आ गया। और दूसरा हम लोग देखते हैं फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट में आ जाता है पहला मैकेनिकल इंजरी, में आ जाता है रेडिएशन बर्न। तो पहला हम लोग देखे बैक्टीरिया बायोलॉजिकल और दूसरा देख रहे हैं हम लोग फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में कैसे हम लोग को आता है कि मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी मतलब यह हो गया, मैकेनिकल इंजरी मतलब यह हो गया कि चोट लगने से कहीं पे चोट लगने से क्या होता है, घाव हो जाता है। घाव होने के बाद वह थोड़ा बीमारी को बुखार लगता, घाव से भी बुखार लगने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैकेनिकल इंजरी मतलब कोई दुर्घटना से जब हमको इंजरी फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है या कोई घाव हो जाता है तो वह मैकेनिकल में आ जाएगा। मैकेनिकल में भी कहा, फिजिकल में। तो मैकेनिकल और रेडिएशन बर्न, रेडिएशन बर्न जैसे स्किन कैंसर हो जाता है, बहुत अधिक धूप में जाने से भी क्या होता है, रेडिएशन के कारण हमको हमारे किसी पेशेंट में क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। और हीट के कारण भी वह डिजीजेज हो सकता है। जैसे आप लोग को पता है कि किसी को जो हमेशा जो घर में रहता है वो कभी कभी बाहर जाता है, धूप में जाता है काम करने के लिए, तो क्या होता है कि बुखार लग जाता है, बहुत सारे सर्दी खांसी होने लगता है। तो उससे भी, हीट से भी बुखार लगता है। और फिर कोल्ड से भी आपको डिजीजेज हो सकता है। डिजीजेज कोल्ड से भी बहुत सारे, बहुत ठंडा में रहने से भी, किसी को पता है कि फ्रिज में एसी रूम में जाने से क्या होता है, उसको सर्दी बुखार होने लगता है। तो सब पेशेंट का अलग अलग बॉडी का कंडीशन होता है, तो सब पेशेंट को किसी न किसी वजह से बीमारी होता है। तो ये फिजिकल में आ गया। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में पहला है अल्कोहल। अल्कोहल, स्मोकिंग, तो केमिकल एजेंट में जैसे अल्कोहल, कोई शराब पी रहा है, शराब पी रहा है तो उसको, उससे भी उसका लीवर डैमेज हो जाता है। ज्यादा अल्कोहल लेने से क्या होता है, लीवर पे इफेक्ट होता है। और फिर स्मोकिंग लेने से क्या होता है, उससे लंग्स कैंसर हो सकता है, या हाँ लंग्स डिजीज हो सकता है। ज्यादा स्मोकिंग करने से लंग्स डैमेज हो सकता है, अल्कोहल लेने से लीवर डैमेज हो सकता है, पॉइजनिंग से भी डिजीजेज होता है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा, न्यूट्रिशनल फैक्टर। सॉरी, न्यूट्रिशनल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर मतलब डिफिशियंसी और एक्सेस।
डिफिशियंसी, जैसे बताया कि आपको न्यूट्रिशनल फैक्टर से भी डिजीजेज हो सकता है। जैसे आपको बताया कि आयरन की कमी, किसी के शरीर में अगर आयरन की कमी है तो उसको क्या हो जाता है, एनीमिया डिजीजेज हो जाता है। और किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसको रिकेट्स हो जाता है, यानी कि और किसी को विटामिन ए की कमी है तो उसको रतौंधी हो जाता है, आप लोग को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इससे भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इससे भी बीमारी हो सकता है। और एक्सेसिव, अगर न्यूट्रिशन कम है फिर भी बीमारी, और ज्यादा होने के कारण भी हमारे शरीर में बीमारी हो जाता है। जैसे ज्यादा लेने से क्या होता है कि ओबेसिटी हो जाता है, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापा हो जाता है। और ज्यादा विटामिन लेने से क्या होता है, हाइपर विटामिन से हो जाता है हमारे शरीर में, उससे भी डिजीज का कंडीशन बनता है। तो डिजीज का कंडीशन बनता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में आपको पता है कि जैसे किसी के मम्मी पापा में कोई बीमारी है तो क्या होता है कि उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाता है, तो उससे भी बीमारी होता है। जैसे बता दें आपको कौन कौन सी बीमारी होता है। हीमोफीलिया डिजीज भी होता है। उसके बाद सिल्क सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के बाद डाउन सिंड्रोम। तो जेनेटिक फैक्टर से भी हम लोग को बीमारी हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया, सिल्क सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। यह हम जब एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो आपको जेनेटिक चैप्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि हीमोफीलिया कैसे होता है और सिल्क सेल एनीमिया कैसे होता है और डाउन सिंड्रोम कब किस कंडीशन में होता है और कब लक्षण दिखने को मिलता है, हम आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो ठीक, तो छठा हम देख रहे हैं इन्वायरमेंटल। फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होगा, पहला पॉल्यूशन। में क्लाइमेट सैनिटेशन। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से कैसे बीमारी होता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है पॉल्यूशन के कारण जैसे गर्दा धूल कण जो हमारे श्वास नली के द्वारा चल जाता है तो उससे भी अस्थमा होने का खतरा रहता है और ब्रोंकोसिस्ट होने का भी खतरा रहता है। और क्लाइमेट मतलब कीचड़ कादो जो हो जाता है बरसात के समय में, तो उससे भी हम बीमारी होने का खतरा रहता है, जैसे मलेरिया होने का खतरा रहता है और सीजनल फ्लू होने का खतरा था। बरसात के समय में जो भी रोड पे कादो माटी उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है, उससे भी बीमारी होने का खतरा रहता है। पुअर सैनिटेशन मतलब जो गंदा पानी पीने से आपको क्या हो सकता है, डायरिया का कंडीशन, डायरिया डिजीज होने का खतरा रहता है। पुअर सैनिटेशन मतलब गंदा पानी से। तो हम लोग ये सब देख लिए कि किस किस वजह से हमारे बॉडी में डिजीज का ओरिजिन होता है और किस कारण से होता है, वो सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक हमारा क्या था आज का, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, मतलब आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। तो
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज क्या है? तो हम बता दें आपको कि मान लेते हैं कि आपने किसी पेशेंट को इंडिया से लेकर जापान गए, किसी पेशेंट को आप इंडिया से लेकर वहां कहाँ गए, जापान गए। तो जापान गए तो वहां पे जो यहाँ पे इंडिया में लिखा हुआ था जिस प्रिस्क्रिप्शन चार्ट के कि जो पेशेंट को है क्या है, हैजा है, उस पेशेंट को क्या हैजा है, आपने कहा गया, जापान गया, जापान गया इस पेशेंट को लेकर, पेशेंट को लेकर किसी हॉस्पिटल में गए, किसी हॉस्पिटल में, तो वहां जो जापान में गए या कोई भी देश में गए तो हो सकता है, मतलब पूरी गारंटी नहीं, लेकिन हो सकता है कि वहां का जो डॉक्टर होगा डॉक्टर इस बीमारी को नहीं समझ पाएगा कि हैजा क्या है। तो फिर किस कंडीशन में कैसे पता चलेगा? तो इसी कंडीशन को हम सॉल्व करने के लिए हमारे जो WHO है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज ICD स्टार्ट किए। उसमें क्या होता है कि इसका पर्पस क्या है कि यूनिफॉर्म लैंग्वेज, मतलब कि रूप एक तरह का पहचान देना, मतलब किसी भी जो हैजा है उसको पूरे कंट्री में, पूरा वर्ल्ड में एक पहचान देना। हैजा, जैसे हैजा को कहीं पे क्लोरा कहा जाता है, कोलेरा कहा जाता है, कोलेरा कहा जाता है। तो इसको पहचानने के लिए हमारे WHO ने सबसे पहले क्या क्या एक कोड बनाया। कोड मतलब किसी भी बीमारी का, हर एक बीमारी का अलग अलग एक कोड बनाया। उस कोड में क्या क्या नंबरिंग दिया जाता है, जैसे कोलेरा के लिए क्या दिया जाता है, और किसी डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या दिया जाता है, डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या कोड दिया जाता है, E11। ये क्या है, कोड है, कोड है, ये क्या है, कोड है। तो वो क्या बता रहे थे कि कोई पेशेंट हैजा का पेशेंट है, कहाँ का, इंडिया से कहाँ गया, जापान गया, जापान में किसी अस्पताल में गया, तो क्या हुआ, वहां का डॉक्टर है, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन देखे उसमें हैजा लिखा, तो उन्होंने नहीं समझा कि क्या है। अगर वो नहीं समझा तो क्या रहता, अगर यह कोड रहता, यह कोड अगर उस प्रिस्क्रिप्शन में रहता तो वह डॉक्टर हमेशा अच्छा से समझ जाता। तो यह कोड होने इंटरनेशनल कोड हुआ, यह इंटरनेशनल कोड हैजा का, यह इंटरनेशनल कोड हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि यह हैजा का इंटरनेशनल कोड है। अगर यह कोड लेकर हम किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, तो आसानी से वह डॉक्टर समझ जाएगा, वहां का हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्कर है वो सभी समझ जाएगा। तो ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज बना। तो सबसे पहले 1853 में सबसे पहले 1853 में फर्स्ट आइडिया मिला था, पहला आइडिया मिला था किसके बारे में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज के बारे में आइडिया मिला था, फर्स्ट आइडिया। पहला आइडिया मिला था 1853 ईस्वी में। और 1893 में क्या था, फर्स्ट लिस्ट प्रिपेयर, पहला लिस्ट तैयार किया गया था। 1983 में पहला लिस्ट तैयार किया गया था किसका, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज का। तो पहला लिस्ट तैयार किया गया था। इस लिस्ट में केवल डेथ रेट का, मतलब इसमें केवल जो मृत्यु दर था, किसी बीमारी से जो मृत्यु हो रहा था उसका लिस्ट बनाया गया था 1893 ईस्वी में। और फिर 1940
1948 में क्या हुआ कि 1948 में WHO एक रिलीज किया, WHO रिलीज किया, क्या रिलीज किया, ICD-6, ICD इससे पहले जो ये डेवलप हुआ था इस और इसके बीच में 1 से लेके 5 तक, ICD 1 से 5 तक इसके बीच में रिलीज हुआ। किसके बीच में रिलीज हुआ? 1983 और 1948 के बीच में। और 1948 में क्या हुआ कि WHO ने एक रिलीज क्या ICD-6 रिलीज किया। इसमें तो केवल मृत्यु पता किया जा रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि जो बीमारी, कौन सी बीमारी से कितना आदमी ग्रसित है और कितना उस बीमारी से मृत्यु हो गया, तो इसमें दोनों को कैलकुलेट किया गया, इंक्लूड किया गया। किसमें? 1948 में जो ICD-6 लॉन्च हुआ था उसमें दोनों को इंक्लूड किया गया। किसको इंक्लूड किया गया? तो जो मृत्यु दर था उसको भी और जो ग्रसित था बीमारी से उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था ICD-6 में। उसके बाद 1975 में क्या हुआ? ICD-9 लॉन्च हुआ। ICD-9 को लॉन्च किया गया। इसमें डिटेल कोडिंग सिस्टम किया गया था, इसमें कोडिंग सिस्टम बनाया गया। इसमें क्या हो गया? कोडिंग सिस्टम, बताए ना, ये कोड बनाया गया। तो कोड किस में बनाया गया? ICD-9 में बनाया गया, कोडिंग सिस्टम को बनाया गया। उसके बाद 1990 में क्या किया? 1990 में ICD-10 लॉन्च किया। ICD-10 तैयार किया गया, लॉन्च किया गया। इसमें क्या था कि लगभग 14,000 ICD-10 में 14,000 कोड बनाया गया था, यानी कि 14,000 कोड बनाया गया था। और उसके थ्रू जितने भी बीमारी था इंटरनेशनल लेवल पर उसको उसमें एडजस्ट किया गया था, उस लिस्ट में दिया गया था। सब बीमारी का अलग अलग उसका कोड दिया गया था। 1990 में ICD-10 लॉन्च हुआ, उस समय उसमें 14,000 कोड बनाया गया था। उसके बाद 2019 में क्या हुआ? 2019 में ICD-11 लॉन्च किया। इसमें किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भी WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें क्या हो गया? तो यह पूरी तरह से सक्सेसफुल था। ये क्या था? पूरी तरह से सक्सेसफुल था। कौन? ICD-11। अभी तक 11 लिस्ट चल रहा है, 19 में लॉन्च किया गया था। तो समझ गए आप क्या? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे यूज करते हैं। कोई भी बीमारी जब स्टार्ट होता है तो उसका एक कोड दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी देश में उस बीमारी से बचने के लिए प्रिपरेशन किया जाता है। इसमें केवल बीमारी का कोड नहीं, उसका जो होता है लक्षण क्या है, ये सभी उसमें इंक्लूड रहता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बीमारी अगर कोई देश में फैल रहा है तो फिर दूसरा देश क्या होता है उसे प्रिवेंटेशन करता है, उसका लक्षण क्या है, उसे किससे होता है बीमारी, उसे प्रिवेंटेशन करता है, उसका दवाई खोजता है, रिसर्च करता है, वैक्सीन बनाता है। तो ICD का बहुत सारा बेनिफिट है। तो आपको बताए कि जैसे इसमें कोड दिया जाता है नंबर के हिसाब से। जैसे आप लोग मोबाइल में पासपोर्ट बनाते हैं किसी भी चीज का, तो क्या करते हैं? पहला अल्फाबेट देते हैं, उसके बाद नंबर देते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी रहता है। जैसे आपको बताए थे कोलेरा का कोड A00 था, ऐसा ही कोड रहता है, मतलब बीमारी का। डायबिटीज का बताए थे, डायबिटीज का क्या था? E11 था। यह कोड है, यह कोड पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है इस कोड को। तो
देख लिए हम लोग ये क्या है। तो पर्पस क्या था इसका कि यूनिफॉर्म लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि हर तरह से पहचाना जाना चाहिए। अगर किसी जैसे बताया आपको कोलेरा कहीं दूसरे जगह का बात है, हम लोग के यहाँ हैजा बोला जाता है। तो अगर आप हर जगह मतलब आप हैजा बोलिएगा तो नहीं समझेगा, तो इसलिए इसमें एक इंक्लूड किया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, कोड दिया जाता है, जो एक उस बीमारी का एक तरह का कोड दिया जाता है जो हमें पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। तो इसका ये बेनिफिट है। और फिर इसका है कि यूनिक कोड नंबर टू ईच डिजीज, मतलब प्रत्येक डिजीज का बताया कि एक एक यूनिक कोड होता है, अपना अपना कोड होता है हर एक बीमारी का, डिजीज का। हेल्प करता है, मदद करता है कलेक्शन ऑफ हेल्थ स्टेटिक्स, मतलब स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी में यह बहुत हेल्प करता है। और बीमारियों का डेटा निकालता है, मोर्टेबिलिटी और मौत, किस बीमारी से कितना ग्रसित हुआ और कितना बीमारी किसको कितना को हुआ और कितना मृत्यु हुआ, कितना रिकवर हुआ, ये सब इस डाटा में बताया जाता है। इसको कलेक्शन करने में इससे बहुत फायदा होता है। और इससे क्या होता है कि रिसर्च भी, मतलब कोई भी देश अपना वैक्सीन का रिसर्च करे, बीमारी के बारे में रिसर्च करे, उससे बेनिफिट होता है, एक जगह कलेक्ट होता है, प्लानिंग करने में, मेडिसिन को रिसर्च करने में। तो ये सब बेनिफिट है इसका। तो चलिए हम लोग समझ गए ये सब। तो ये टॉपिक खत्म, टाटा बाय बाय। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। एसेप्सिस मतलब क्या होता है आप लोग को पता है? एसेप्सिस कभी सुने होंगे, सेप्सिस मतलब क्या होता है? सेप्सिस मतलब बैक्टीरिया इन ब्लड। सेप्सिस हो गया मतलब ब्लड में सेप्सिस हो गया, यानी कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है ब्लड में, और उसमें ए लगा दिए, कहीं भी ए लगा दिए, उसका मतलब क्या, उसका एंटी चला गया। तो एसेप्सिस, यहाँ पे ए लगा दिए तो इसका मतलब हो गया कि इसमें बैक्टीरिया से प्रिवेंटेशन है, बचा हुआ है, प्रिवेंटेड बैक्टीरिया से बचा हुआ है। तो एसेप्सिस मतलब होता है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो एसेप्सिस मतलब होता है कि मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब कोई बीमारी नहीं है, प्रोड्यूसिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी होता है उससे यह बचा हुआ है, एसेप्सिस मतलब होता है। It is a practice used to healthcare professional to prevent infection. Infection को रोकने के लिए यूज किया जाता है एसेप्सिस का। एंड मेंटेन करता है जर्म फ्री इन्वायरमेंट को, और जो कीटनाशक है उससे बचने का प्रिवेंटेशन करता है। तो पहला देखते हैं हम लोग मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस मतलब होता है कि refer to the practice that reduce to prevent the spread of microorganisms को फैलने से रोकना। स्प्रीड मतलब फैलना, माइक्रोऑर्गेनिज्म को फैलने से प्रिवेंट करना, रोकना, इसका मेथड। तो हम कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो मेथड क्या है कि हैंड वॉशिंग करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिकल एसेप्सिस में क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलाव से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो पहला हैंड वॉशिंग करके रोक सकते हैं, दूसरा वियरिंग ग्लव्स, मास्क और
प्रॉपर वेस्ट। तो हम लोग जो माइक्रोवेव फैल रहा है उसको मेडिकल एसेप्सिस में कैसे रोक सकते हैं, तो तरीका है कि हैंड वॉशिंग। हम लोग जब भी पेशेंट को या कोई भी वर्क करके आए हम लोग जैसे हॉस्पिटल में, तो हम लोग को अपने हैंड को वॉश करना है, हैंड को वॉश करना है, वॉशिंग सैनिटाइजर से वॉश करना है, और आपको अच्छी तरह से धोना है। आपको टेक्निक पता होना चाहिए धोने का, तो आप लोग के लिए हम कभी इस पे वीडियो बनाएंगे हैंड वॉशिंग पे। तो अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग करना, वियरिंग ग्लव्स। जब भी पेशेंट को आप मेडिसिन देने जा रहे हैं, कोई भी ड्रग देने जा रहे हैं, तो जाने के उससे पहले हम लोग को ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, लगा के जाना है। और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो भी हॉस्पिटल में डिस्पोजल जो हम लोग जैसे किसी को इंजेक्शन देते उसका जो रैपर बच जाता है ऊपर वाला, उसको प्रॉपर डिस्पोजल बॉक्स में डब्बा में रख देना। ये सब माइक्रोवेव से प्रिवेंटेशन का तरीका है। उसके बाद हम लोग सर्जिकल देखते हैं। Surgical asepsis. Surgical asepsis क्या है? Refer to the prevent the completely eliminated all microorganism, पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक। मतलब सर्जिकल मेथड में एसेप्सिस में हो गया कि जब भी हम लोग किसी ओटी में किसी पेशेंट को ऑपरेशन अगर हो रहा है, तो वहां पे हमको ऑपरेशन से पहले जितना भी ओटी में जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको प्रॉपर तरह से स्टराइल करना, बहुत अच्छी तरह से वहाँ का जो एरिया है, एनवायरमेंट है जहाँ पे ऑपरेशन होता है, वहाँ का पूरी अच्छी तरह से स्टराइल करना, ये सब हम लोग को करना पड़ता है ऑपरेशन से पहले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए सर्जिकल एसेप्सिस में हम लोग को करना पड़ता है। तो स्टराइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेंटेनिंग स्टाइल फील्ड ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान मेंटेन करना है स्टाइल, जो भी वहाँ पे क्या एरिया है जहाँ पे होता है वहाँ पर पूरा स्टाइल होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीफ होना चाहिए, मतलब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा न हो। और हम लोग जब भी ओटी में कोई चीज यूज करेंगे तो हमेशा स्टाइल यूज करना चाहिए हम लोग को, तरीका है। और वहाँ पे जो प्रैक्टिस कंप्लीटली वहाँ जो है, यहाँ ओटी को हमेशा क्लीन और साफ सुथरा, और वहाँ कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से उससे ध्यान रखना है हम लोगों को। तो हम लोग आज देख लिए पूरा कहानी बोला जितना था इंट्रोडक्शन का हम खत्म कर लिए, और कल से हम लोग एक नई सफर की ओर चलेंगे। तो उसमें हम लोग पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे, इन्फ्लामेशन स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए, इन्फ्लामेशन से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बात आप लोग से कि आप लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बढ़ाइए। तो इससे भी अच्छा हम लोग कंटेंट लेके आप लोग के लिए जरूर आएंगे आप लोग के लिए। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम अभी तक जितना भी नोट्स गया है हमने सबको भेज दिया है। 2 क्लास जो एमएसएन का था वो भी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे चला गया, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके जरूर नोट्स बनाइए और जरूर एक रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही सबसे बड़ा ये होता है, सक्सेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रिवीजन है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए, तो जाते जाते आप लोग के लिए एक लाइन सुना देते हैं मोटिवेशनल। पढ़ाई वो दीपक है जो अंधेरा मिटाता है, पढ़ाई वो दीपक है जो अंधेरा मिटाता है, ज्ञान वो खजाना है जो हर जगह काम आता है। पढ़ाई वो दीपक है जो अंधेरा मिटाता है, और ज्ञान वो खजाना है जो हर जगह काम आता है। छात्र का जीवन का आधार, छात्र के जीवन का आधार
ये सफलता की सीढ़ी है। छात्र का जीवन का आधार जो है सफलता की सीढ़ी है। कदम कदम पर लिखी है अपनी तकदीर, कदम कदम पर लिखी है अपनी तकदीर। तो कदम तो अपने सफलता अपने ड्रीम के लिए आप लोग जरूर मेहनत कीजिए और जरूर आप लोग को हासिल होगा। आप लोग अगर तन मन धन से अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप लोग जो सोचे हैं वो एक दिन बनिएगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो धन्यवाद आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय, मिलते हैं आप लोग को अगले लेक्चर में। तो थैंक यू।